इश्क जब हद से गुजर जाए तो इबादत बन जाता है, लेकिन वही इश्क जब सनक बन जाए तो एक खूबसूरत जिंदगी को नर्क बना देता है। शादी का जोड़ा पहने साक्षी के सपनों में सुनहरी यादें थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस शहजादे का वह हाथ थाम रही है उसकी आंखों में प्यार नहीं, एक खौफनाक जुनून छिपा है। शहर के सबसे अमीर और हैंडसम बिजनेसमैन सार्थक के लिए साक्षी कोई पत्नी नहीं, बल्कि एक ऐसी जिद थी जिसे उसने दुनिया से छीनकर हासिल किया था। फूलों से महकते उस कमरे में जब सार्थक ने साक्षी को अपनी बाहों में भरा तो साक्षी को रूहानी सुकून नहीं, बल्कि जिस्म को कपा देने वाली एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। सार्थक और साक्षी की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई। चारों तरफ रोशनी, फूलों की महक और मेहमानों की गहमा गहमी थी। साक्षी, जो एक साधारण परिवार की बेहद खूबसूरत और शांत लड़की थी, आज लाल जोड़े में सजी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। लेकिन इस भारी भरकम लिबास और गहनों के पीछे उसका दिल किसी अनजाने डर से कांप रहा था। उसने सार्थक के बारे में सुना था कि वह शहर के सबसे रसूखदार खानदान का वारिस है। जितना वह दिखने में हैंडसम है, उतना ही उसका स्वभाव गंभीर और रहस्यमयी है। जब साक्षी ने कमरे में कदम रखा तो वहां की सजावट देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। पूरा कमरा सफेद गुलाबों से महक रहा था। सार्थक खिड़की के पास खड़ा बाहर के अंधेरे को निहार रहा था। जैसे ही साक्षी ने दरवाजा बंद किया, सार्थक उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जो प्यार की कम और जुनून की ज्यादा लग रही थी। वह धीरे धीरे साक्षी की तरफ बढ़ने लगा। साक्षी ने घबराहट में अपनी नजरें झुका ली। उसके हाथों की मेहंदी का रंग गहरा था, लेकिन उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे। सार्थक उसके बिल्कुल करीब आकर रुक गया। उसने साक्षी के चेहरे को अपने हाथों में लिया। उसकी पकड़ में एक अजीब सी शक्ति थी। सार्थक ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, आज से तुम सिर्फ मेरी हो साक्षी, सिर्फ मेरी। मुझे जरा भी पसंद नहीं कि कोई और तुम्हें देखे या तुम किसी और के बारे में सोचो। साक्षी ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसे लगा कि शायद यह सार्थक का प्यार जताने का तरीका है, लेकिन अगले ही पल सार्थक ने उसके सिर से भारी दुपट्टा और माथे का टीका झटके से उतार दिया। साक्षी के बाल बिखर गए और वह डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। सार्थक ने उन गहनों को फर्श पर फेंकते हुए कहा, मुझे ये दिखावा पसंद नहीं, मुझे तुम सादगी में चाहिए। सार्थक का यह रूप साक्षी के लिए बिल्कुल नया और डरावना था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह उसके जीवन की सबसे खूबसूरत रात होने वाली है या किसी अंतहीन संघर्ष की शुरुआत। सार्थक की आंखों में छाया वह काला साया साक्षी को अंदर तक झकझोर गया था। सार्थक का वह बदला हुआ व्यवहार साक्षी के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। कमरे के फर्श पर बिखरे हुए गहने और सार्थक की आंखों में उमड़ता वह अजीब सा जुनून देखकर साक्षी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वह अभी तक इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि जिस इंसान के साथ उसने पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, वह पहली ही रात में इस कदर अजनबी और खौफनाक व्यवहार करेगा। सार्थक की पकड़ जितनी मजबूत थी, उसके शब्द उतने ही चुभने वाले थे। सार्थक ने साक्षी को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हें यह समझा रहा हूँ कि इस घर में और मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरा कानून चलेगा। मुझे तुम्हारी हर सांस पर अपना हक चाहिए। साक्षी की आंखों में आंसू भर आए थे। वह कुछ कहना चाहती थी, पूछना चाहती थी कि आखिर उसकी गलती क्या है, लेकिन गले तक आई आवाज जैसे कहीं घुट कर रह गई। सार्थक ने उसे बेड की तरफ धकेला और खुद कमरे की लाइट बुझा दी।
अंधेरे में सार्थक का साया और भी डरावना लग रहा था। उसने साक्षी को अपनी मोहब्बत के नाम पर उस रात जो दर्द दिया, उसने साक्षी की रूह को छलनी कर दिया था। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, साक्षी अपनी सिसकियों को दबाने की कोशिश कर रही थी। सार्थक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी पत्नी दर्द में है या डर में। उसके लिए बस उसकी जिद और उसकी इच्छाएं सर्वोपरि थी। वह बार बार साक्षी से कह रहा था कि उसे बचपन से जो चीज पसंद आ जाती है वह उसे किसी भी हद तक जाकर हासिल करता है। सुबह की पहली किरण जब खिड़की के पर्दों को चीरते हुए कमरे में दाखिल हुई, तब जाकर सार्थक की पकड़ ढीली हुई और वह गहरी नींद में सो गया। साक्षी बिस्तर के एक कोने में सिमटी हुई खुद को देख रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और हाथों पर सार्थक की सख्त पकड़ के लाल निशान उभर आए थे। वह फटी आंखों से छत को निहार रही थी और सोच रही थी कि क्या शादी का मतलब यही होता है? क्या इसी बंधन के लिए उसने अपनी पढ़ाई और अपने सपनों की कुर्बानी दी थी? उसे महसूस होने लगा था कि वह किसी महल की रानी नहीं बल्कि एक सुनहरे पिंजरे की कैदी बन चुकी है, जहां उसका अपना कोई अस्तित्व बचा ही नहीं है। सूरज की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी, लेकिन साक्षी के जीवन में जैसे अंधेरा और गहरा था। वह बेजान सी बिस्तर पर पड़ी थी जब सार्थक उठकर बाथरूम चला गया। कुछ देर बाद वह बाहर निकला तो उसके चेहरे पर रात की उस दरिंदगी का कोई निशान नहीं था। वह बिल्कुल तरोताजा दिख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने शीशे के सामने खड़े होकर गुनगुनाते हुए अपने बाल संवारे और साक्षी की ओर मुड़कर एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, जल्दी तैयार हो जाओ, माँ नाश्ते पर इंतजार कर रही होगी। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे बीच की बातों का अंदाजा भी लगाए। साक्षी ने कांपते हाथों से अपना बिखरा हुआ जोड़ा समेटा। जब उसने आईने में खुद को देखा तो अपनी ही सूरत पहचानना मुश्किल था। उसकी गर्दन और कलाइयों पर नीले निशान उभर आए थे जो सार्थक के अनोखे प्यार की गवाही दे रहे थे। उसने सिसकते हुए उन निशानों को अपने भारी पल्लू और ब्लाउज के ऊंचे कॉलर से छिपाने की कोशिश की। वह जैसे ही नीचे डाइनिंग टेबल पर पहुंची, वहां का नजारा बिल्कुल अलग था। घर के बाकी सदस्य, सार्थक के पिता, उसकी माँ और बड़े भाई भाभी हंस हंस कर बातें कर रहे थे। साक्षी की सास ने उसे देखते ही प्यार से पास बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, नई बहू को नजर न लग जाए, आज कितनी प्यारी लग रही है। सार्थक ने तो तुम्हें रात भर सोने नहीं दिया होगा, तुम्हारी आंखें कितनी थकी हुई लग रही है। उनकी इस बात पर टेबल पर मौजूद सभी लोग हंसने लगे, लेकिन साक्षी का कलेजा जैसे मुंह को आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह चिल्लाकर सबको बताए कि जिसे वो प्यार समझ रहे हैं वह असल में एक मानसिक प्रताड़ना है। सार्थक बगल में बैठकर बड़े आराम से नाश्ता कर रहा था और बीच बीच में सबके सामने साक्षी का हाथ पकड़कर उसे प्यार जताने का नाटक कर रहा था। साक्षी को महसूस हुआ कि इस बड़े और आलीशान घर में हर कोई अपनी ही दुनिया में मस्त है। उसे अपने मायके की याद आने लगी, जहाँ गरीबी तो थी लेकिन उसे सुकून की नींद आती थी। यहाँ की चांदी की प्लेटों में परोसा गया महंगा खाना उसे जहर जैसा लग रहा था। सार्थक का बड़ा भाई समीर, जो स्वभाव से काफी गंभीर और शांत था, उसने एक पल के लिए साक्षी की आंखों में छिपे उस खौफ को भांप लिया, लेकिन सार्थक की सख्त नजरें मिलते ही उसने अपना ध्यान हटा लिया। साक्षी को एहसास हो गया था कि वह एक ऐसी भूल भुलैया में फंस गई है जहां से बाहर निकलने का रास्ता शायद अब बंद हो चुका है। उसे अपनी माँ की वो बातें याद आई कि शादी के बाद ससुराल ही लड़की का असली घर होता है
और यही सोचकर उसने अपने होठों को सी लिया। लेकिन उसके भीतर का तूफान अब सुनामी बनने को तैयार था। नाश्ते की मेज पर बिताया वह हर एक पल साक्षी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। उसे बार बार लग रहा था कि सार्थक की माँ और घर के अन्य सदस्य उसके चेहरे की हवाइयाँ पढ़ लेंगे। लेकिन सार्थक ने बड़ी ही चतुराई से एक आदर्श पति का मुखौटा पहन रखा था। नाश्ते के बाद सार्थक की माँ ने साक्षी को पास बुलाया और कहा, बेटा, आज हमारे कुछ खास मेहमान और रिश्तेदार आने वाले हैं। तुम जरा जल्दी तैयार हो जाना। मैं चाहती हूँ कि हमारे खानदान की नई बहू को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाए। साक्षी भारी मन से वापस कमरे में आई। कमरे में कदम रखते ही उसे फिर से वही घुटन महसूस होने लगी। फर्श पर अभी भी उसके टूटे हुए गहने और बिखरा हुआ सामान पड़ा था, जो रात की कड़वी यादों को ताजा कर रहा था। तभी सार्थक पीछे से आया और उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में पसरा सन्नाटा साक्षी को डराने लगा। सार्थक ने उसे पीछे से अपनी बाहों में घेरा और आईने में उसकी आंखों में देखते हुए बोला, साक्षी, आज शाम को तुम वही नीली साड़ी पहनोगी जो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। और हाँ, चेहरे पर यह उदासी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने भी तुमसे कुछ पूछा तो बस मुस्कुरा कर कह देना कि तुम दुनिया की सबसे खुशकिस्मत पत्नी हो। साक्षी की हिम्मत जवाब दे रही थी। उसने पलके झपकाते हुए धीमी आवाज में कहा, सार्थक, क्या हम एक सामान्य पति पत्नी की तरह नहीं रह सकते? आप मुझे इतना डराते क्यों हैं? सार्थक का चेहरा पल भर में बदल गया। उसकी आंखों में फिर से वही खतरनाक चमक लौट आई। उसने साक्षी की ठुड्डी को जोर से पकड़ा और फुसफुसाकर कहा, सामान्य? साक्षी, मैं एक साधारण इंसान नहीं हूँ और न ही मेरा प्यार साधारण है। तुम मेरी जिद हो और जिद को कभी आजाद नहीं किया जाता। शाम होते होते मेहमानों का आना शुरू हो गया। साक्षी भारी सिल्क की साड़ी और ढेर सारे गहने पहनकर नीचे उतरी। उसने मेकअप की मोटी परत के नीचे अपने उन जख्मों और नीले निशानों को बड़ी मुश्किल से छिपाया था। पार्टी में हर कोई उसकी खूबसूरती और सार्थक की किस्मत की तारीफ कर रहा था। लोग कह रहे थे, देखो कितनी भाग्यशाली है साक्षी, इतना अमीर घर और इतना चाहने वाला पति मिला है। साक्षी अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रही थी। वह देख रही थी कि कैसे उसके पिता मेहमानों के बीच गर्व से खड़े थे, यह सोचकर कि उनकी बेटी अब सुखी है। तभी एक रिश्तेदार ने हंसी मजाक में पूछ लिया, सार्थक बेटा, सुना है तुम साक्षी के लिए पागल थे। शादी के लिए बड़ी पापड़ बेले तुमने। सार्थक ने साक्षी के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, पापड़ क्या, मैं तो इसके लिए अपनी जान भी दे सकता था और शायद किसी की जान ले भी सकता था। सार्थक की इस बात पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्हें यह एक रोमांटिक मजाक लगा, लेकिन साक्षी का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। उसे पता था कि सार्थक के इन शब्दों के पीछे कितनी गहरी और डरावनी हकीकत छिपी है। उसे लग रहा था कि वह एक ऐसी सुनहरी जेल में है जहां बाहर से तो सब चमक रहा है, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा और चीखें हैं। वह बस एक मौके की तलाश में थी कि कैसे एक बार अपने पिता से अकेले में बात कर सके और उन्हें सब सच बता दे। लेकिन सार्थक उसे अपनी नजरों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने दे रहा था। मेहमानों की विदाई के बाद घर में सन्नाटा पसर गया था, लेकिन साक्षी के मन में हलचल मची हुई थी। पार्टी के दौरान उसने कई बार अपने पिता की ओर देखा था। उनकी आंखों में अपनी बेटी को सुखी देखकर जो सुकून था, उसी ने साक्षी की जुबान पर ताला लगा दिया था। वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता की बरसों की मेहनत और उनके मान सम्मान पर उसकी वजह से कोई आंच आए।
रात के करीब 11 बजे जब सब अपने अपने कमरों में चले गए, तब सार्थक साक्षी को हाथ पकड़कर ऊपर ले आया। कमरे का दरवाजा बंद होते ही सार्थक का मिजाज एकदम से बदल गया। उसने अपनी घड़ी उतारते हुए कहा, आज पार्टी में तुम बहुत ज्यादा समीर भाई की तरफ देख रही थी, क्या बात है? मेरी बातें कम पड़ गई थी जो उनकी खामोशी में दिलचस्पी ले रही थी? साक्षी घबरा गई। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं सार्थक, वो तो बस बड़े भाई हैं। उन्होंने पानी के लिए पूछा था तो मैंने बस सिर हिला दिया। सार्थक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने साक्षी के बाल पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और कहा, मुझे पसंद नहीं कि मेरी चीज की तरफ कोई और देखे या मेरी चीज किसी और की तरफ। याद रखना साक्षी, तुम कोई इंसान नहीं हो। मेरे लिए तुम एक इनाम हो जिसे मैंने दुनिया से जीत कर हासिल किया है। उस रात सार्थक का पागलपन अपनी हदों को पार कर गया। उसने शराब पी रखी थी जिससे उसका व्यवहार और भी अनियंत्रित हो गया था। वह कभी रोने लगता और माफी मांगता तो कभी अचानक हिंसक हो जाता। वह साक्षी से बार बार यह कहलवाना चाहता था कि वह सिर्फ उससे प्यार करती है। साक्षी बेजान मूरत की तरह सब सहती रही। उसे समझ आ गया था कि सार्थक एक मानसिक द्वंद से गुजर रहा है, जहां वह अपनी मोहब्बत को एक सनक की तरह जीता है। अगली सुबह साक्षी ने एक बड़ा फैसला लिया। जब सार्थक गहरी नींद में था, उसने चुपके से अपना फोन उठाया और बाथरूम में जाकर अपनी माँ को मैसेज करने की कोशिश की। लेकिन तभी उसे याद आया कि सार्थक ने कल रात ही उसका फोन चेक किया था और सारे पासवर्ड बदल दिए थे। साक्षी आईने के सामने खड़ी हुई और अपनी आंखों में छिपे डर को देखा। उसने तय किया कि आज जब उसके माता पिता उसे रस्म के मुताबिक लेने आएंगे तो वह उनके साथ चली जाएगी और फिर कभी इस नर्क में कदम नहीं रखेगी। दोपहर के वक्त जब साक्षी के पिता और भाई घर पहुंचे तो साक्षी की आंखों में चमक आ गई। वह भागकर उनके गले लगना चाहती थी, लेकिन सार्थक पहले ही हॉल में पहुंच चुका था। उसने बड़े ही अदब से ससुर के पैर छुए और उन्हें चाय नाश्ता ऑफर किया। साक्षी जब नीचे आई तो उसके पिता ने बड़े प्यार से पूछा, कैसी है मेरी गुड़िया, कोई तकलीफ तो नहीं यहाँ? साक्षी ने सार्थक की ओर देखा जो सोफे पर बैठकर एक सेब काट रहा था। सेब काटते हुए उसकी नजरें सीधे साक्षी की आंखों में गड़ी थी, जैसे वह बिना बोले चेतावनी दे रहा हो। साक्षी ने अपने पिता के हाथों को छुआ और बस इतना कह पाई, पापा, मुझे आपके साथ घर चलना है अभी। सार्थक के हाथ में पकड़ा चाकू एक पल के लिए रुका। पूरा कमरा खामोश हो गया। सार्थक की माँ ने माहौल संभालते हुए कहा, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज तो पगफेरे की रस्म है, साक्षी को जाना ही चाहिए। लेकिन सार्थक अचानक अपनी जगह से उठा और हंसते हुए बोला, पापा जी, साक्षी तो मजाक कर रही है। कल ही तो इसने मुझसे कहा था कि इसे अब इस घर से इतना लगाव हो गया है कि यह एक पल भी यहाँ से दूर नहीं जाना चाहती, है ना साक्षी? सार्थक ने अपना हाथ साक्षी के कंधे पर इतनी जोर से रखा कि उसके नाखून साक्षी की खाल में चुभने लगे। साक्षी के मुंह से सिसकी निकलने ही वाली थी कि उसने खुद को रोक लिया। उसके पिता को लगा कि शायद नया नया घर है, इसलिए बेटी थोड़ी भावुक हो रही है। उन्होंने हंसकर कहा, बेटा, अब तो यही तुम्हारा घर है, हम तो बस रस्म के लिए आए हैं। साक्षी को लगा जैसे उसकी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ रही है। उसे समझ आ गया कि सार्थक ने उसे इस तरह से जकड़ लिया है कि वह अपनों के बीच होकर भी अकेली है।
साक्षी के पिता और भाई के चले जाने के बाद घर का माहौल एक बार फिर भारी हो गया। सार्थक की माँ और बाकी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए, लेकिन सार्थक ने साक्षी का हाथ अब भी उतनी ही मजबूती से थाम रखा था। जैसे ही वे दोनों अपने कमरे में पहुंचे, सार्थक ने झटके से साक्षी को अंदर धकेला और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सार्थक का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने चिल्ला कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने घर जाने की बात करने की? क्या तुम्हें यहाँ कोई कमी है? क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए काफी नहीं है? साक्षी दीवार से सटकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हिम्मत जुटा कर कहा, सार्थक, यह प्यार नहीं है। आप मुझे अपनी जागीर समझते हैं। मुझे घुटन होती है। इस कमरे में, इस पाबंदी में मैं बस अपने माता पिता के पास जाकर चैन की सांस लेना चाहती थी। सार्थक ने मेज पर रखा कांच का फूलदान उठाकर जमीन पर दे मारा। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए, जिनमें से एक छोटा सा टुकड़ा साक्षी के पैर में जा लगा। खून की हल्की सी धार बहने लगी, लेकिन सार्थक को जैसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह उसके करीब आया और उसके चेहरे को अपनी दोनों हथेलियों में भींचते हुए बोला, चैन की सांस? मेरे बिना तुम्हें सांस लेने का भी हक नहीं है साक्षी। मैंने तुम्हें पाने के लिए रातों की नींदें खराब की है और तुम एक पल में मुझे छोड़कर जाने की बात करती हो। अगले कुछ घंटे साक्षी के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। सार्थक कभी गुस्से में आपा खो देता, तो कभी अचानक घुटनों के बल बैठकर रोने लगता और साक्षी से माफी मांगने लगता। उसका यह दोहरा व्यवहार साक्षी को मानसिक रूप से तोड़ रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि सामने खड़ा शख्स वही है जिसने उससे प्यार की उम्मीद की थी, या कोई और। रात के दूसरे पहर जब सार्थक थक कर सो गया, साक्षी चुपचाप उठी। उसके पैर का जख्म अब भी कसक रहा था। उसने देखा कि कमरे की चाबी सार्थक ने अपने तकिए के नीचे छिपा रखी थी। वह दबे पांव खिड़की के पास गई और बाहर झांका। नीचे ऊंची दीवारें और गार्ड्स का पहरा था। उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह घिर चुकी है, लेकिन तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में रखे सार्थक के लैपटॉप पर पड़ी। वह जानती थी कि सार्थक अपना काम इसी पर करता है। साक्षी ने कांपते हाथों से लैपटॉप खोला। उसे उम्मीद थी कि शायद उसे वहां कोई ऐसा सुराग मिल जाए जिससे वह बाहर की दुनिया से संपर्क कर सके। जैसे ही उसने ब्राउजर हिस्ट्री और कुछ फोल्डर्स देखे, उसकी रूह कांप गई। वहां उसके मायके की ढेरों तस्वीरें थी, यहाँ तक कि उसकी कॉलेज की सहेलियों और उसके हर कदम की जानकारी वहां मौजूद थी। सार्थक उसे शादी से पहले ही फॉलो कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि यह शादी कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि सार्थक की एक सोची समझी साजिश थी। साक्षी को अब डर अपनी जान का नहीं, बल्कि अपने परिवार की सुरक्षा का लगने लगा। उसे समझ आ गया कि अगर उसने यहाँ से भागने की कोशिश की तो सार्थक उसके पिता और भाई को भी नुकसान पहुँचा सकता है। वह बेबस होकर फर्श पर बैठ गई और सुबह होने का इंतजार करने लगी, यह जानते हुए कि अब उसे इस खेल को उन्हीं के नियमों से खेलना होगा। अगली सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में फैली तो साक्षी फर्श पर ही बैठी मिली। उसकी आंखों में अब वह डर नहीं था जो कल तक उसे कमजोर बना रहा था, बल्कि अब वहां एक ठंडी खामोशी थी। उसने तय कर लिया था कि अगर उसे इस पिंजरे से निकलना है तो उसे सार्थक के ही खेल में माहिर होना पड़ेगा। वह चुपचाप उठी, अपना चेहरा धोया और एक गहरी मुस्कान चेहरे पर सजा ली। जब सार्थक की आंख खुली
तो वह साक्षी को तैयार देखकर हैरान रह गया। साक्षी उसके पास गई और बड़े प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, सार्थक, मुझे माफ कर दो। कल मैं बस थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन रात भर जाग कर मैंने सोचा कि आप सही हैं। आपके जितना प्यार मुझे भला और कौन कर सकता है। अब मैं कहीं नहीं जाना चाहती। सार्थक को अपनी जीत पर यकीन हो रहा था। उसने खुशी में साक्षी को गले लगा लिया, लेकिन साक्षी की आंखें पत्थर की तरह जमी थी। दोपहर के वक्त जब सार्थक ऑफिस के लिए निकला तो उसने पहली बार कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया। उसे लगा कि साक्षी अब उसके वश में है। साक्षी ने इसी मौके का इंतजार किया था। वह धीरे से नीचे आई और रसोई में अपनी सास की मदद करने लगी। बातों बातों में उसने सास से पूछा, माँ जी, सार्थक बचपन में कैसे थे? वह कभी कभी बहुत भावुक हो जाते हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। साक्षी की सास का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उन्होंने इधर उधर देखा और फुसफुसा कर बोली, सार्थक ने बहुत बुरा वक्त देखा है। जब वह 7 साल का था तो एक कार एक्सीडेंट में उसकी सगी माँ की मौत उसकी गोद में ही हो गई थी। वह घंटों अपनी माँ के खून से सने शरीर को पकड़कर बैठा रहा। तब से उसे किसी भी चीज को खोने से डर लगता है। वह जिसे प्यार करता है उसे अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता है। हमने उसका इलाज भी कराया था, पर शायद वह पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। साक्षी को अब सारा माजरा समझ आ गया था। सार्थक कोई अपराधी नहीं, बल्कि एक गहरा मानसिक रोगी था, जिसे लॉस एंजाइटी, खोने का डर का दौरा पड़ता था। इसी बीच साक्षी को महसूस हुआ कि उसकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। उसे चक्कर आ रहे थे और जी मिचला रहा था। वह चुपके से पास के क्लिनिक पर गई, जहां उसकी सास का एक जान पहचान वाला डॉक्टर बैठता था। जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो साक्षी, तुम माँ बनने वाली हो। साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह एक तरफ खुश थी कि उसके भीतर एक नई जान पल रही है, लेकिन दूसरी तरफ उसे सार्थक का वह चेहरा याद आया, जो किसी को भी अपने और साक्षी के बीच बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह सोच रही थी कि क्या यह बच्चा उनके रिश्ते में सुधार लाएगा या सार्थक के पागलपन को एक नया और खतरनाक मोड़ पर ले जाएगा। साक्षी रिपोर्ट मुट्ठी में भींचकर घर की ओर चल दी, यह जानते हुए कि आज की रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। साक्षी घर लौटी तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ में पकड़ी हुई मेडिकल रिपोर्ट उसे किसी बम की तरह लग रही थी, जो कभी भी उसकी जिंदगी के बचे खुचे सुकून को उड़ा सकती थी। वह कमरे में पहुंची और रिपोर्ट को अपनी अलमारी की सबसे निचली दराज में कपड़ों के पीछे छिपा दिया। वह अभी इस खबर को पचा भी नहीं पाई थी कि शाम को सार्थक ऑफिस से लौटा। आज सार्थक का मूड बहुत अच्छा था। वह साक्षी के लिए फूलों का गुलदस्ता और उसकी पसंद की चॉकलेट्स लेकर आया था। उसने साक्षी को पीछे से गले लगाया और उसके गले पर अपना चेहरा टिकाते हुए कहा, देखा साक्षी, जब तुम मेरी बात मानती हो और प्यार से रहती हो तो मुझे कितना अच्छा लगता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। साक्षी ने एक फीकी मुस्कान दी, लेकिन उसके दिमाग में बस डॉक्टर की वो बातें घूम रही थी। रात को डिनर के बाद जब वे दोनों कमरे में अकेले थे, साक्षी ने हिम्मत जुटाई। उसने सोचा कि शायद पिता बनने का एहसास सार्थक के भीतर के उस हिंसक इंसान को बदल दे। उसने सार्थक का हाथ थामकर उसे सोफे पर बैठाया और बहुत ही नरमी से कहा, सार्थक, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है।
सार्थक ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, कैसा बदलाव जानम? साक्षी ने गहरी सांस ली और कहा, सार्थक, मैं माँ बनने वाली हूँ। हमारे घर में छोटा मेहमान आने वाला है। साक्षी को उम्मीद थी कि सार्थक खुशी से झूम उठेगा, उसे अपनी बाहों में भर लेगा, लेकिन जो हुआ उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सार्थक का चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। उसकी आंखें, जो अभी प्यार बरसा रही थी, अचानक पथराई और खूंखार दिखने लगी। उसने साक्षी का हाथ झटके से झटक दिया और अपनी जगह से खड़ा हो गया। नहीं, यह नहीं हो सकता, सार्थक दहाड़ा। उसने मेज पर रखी पानी की सुराही उठाकर दीवार पर दे मारी। साक्षी डर के मारे बिस्तर के कोने में दुबक गई। सार्थक पागलों की तरह कमरे में चक्कर लगाने लगा और चिल्लाने लगा, मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए, मुझे कोई तीसरा इंसान हमारे बीच नहीं चाहिए। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं बांट सकता। वह बच्चा तुम्हारा सारा वक्त ले लेगा, तुम्हारा सारा ध्यान उस पर होगा, तुम मुझे भूल जाओगी। साक्षी रोते हुए उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। सार्थक, वह हमारा बच्चा है, वह हमारे प्यार को कम नहीं बल्कि और गहरा करेगा, वह आपकी परछाई होगा। सार्थक ने उसे धक्का दिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, परछाई नहीं, वह एक दुश्मन होगा जो मुझसे मेरी साक्षी को छीन लेगा। मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। कल सुबह हम डॉक्टर के पास चलेंगे और इस समस्या को खत्म कर देंगे। साक्षी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उस मासूम जान की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसे समझ आ गया कि सार्थक का लॉस एंजाइटी अब उसके बच्चे के लिए जानलेवा बन चुका है। साक्षी ने उसी पल मन ही मन फैसला कर लिया कि वह अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकेगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। वह अपने बच्चे को इस जुनूनी इंसान की सनक की भेंट नहीं चढ़ने देगी। वह चुपचाप बिस्तर पर लेट गई और सार्थक के सोने का इंतजार करने लगी, ताकि वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भागने की योजना को अंजाम दे सके। रात के 2 बज रहे थे। सार्थक की भारी सांसों की आवाज बता रही थी कि वह गहरी नींद में है। शायद शराब और अपने ही मानसिक तनाव के कारण वह बेसुध हो चुका था। साक्षी ने बहुत ही सावधानी से अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ाया। उसका रोम रोम कांप रहा था, लेकिन कोख में पल रही उस नन्ही जान ने उसे एक ऐसी ताकत दी थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। साक्षी ने दबे पांव अलमारी की दराज से अपनी रिपोर्ट निकाली और एक साधारण सी कुर्ती पहन ली। उसने अपने गहने वहीं छोड़ दिए, क्योंकि वे उसे उस नर्क की कड़वी याद दिला रहे थे। उसने बस अपनी माँ का दिया हुआ एक छोटा सा बटुआ और अपना आधार कार्ड उठाया। कमरे का दरवाजा धीरे से खोलते समय होने वाली हल्की सी चरमराहट ने उसके दिल की धड़कन रोक दी थी, लेकिन सार्थक नहीं जागा। वह नीचे हॉल में पहुंची। हर तरफ सन्नाटा था। उसने देखा कि घर के मुख्य द्वार पर गार्ड्स तैनात थे। वहां से निकलना मुमकिन नहीं था। तभी उसे याद आया कि रसोई के पीछे से एक छोटा दरवाजा नौकरों के आने जाने के लिए है, जो रात को अक्सर बस कुंडी से बंद रहता है। वह अंधेरे में दीवार के सहारे चलती हुई रसोई तक पहुंची और बिना आवाज किए उस दरवाजे को खोलकर बाहर निकल गई। रात की ठंडी हवा और घूप अंधेरा उसे डरा रहे थे, लेकिन सार्थक के पास रहने के डर से यह डर काफी छोटा था। वह करीब 2 किलोमीटर तक पैदल चलती रही, हर पल पीछे मुड़कर देखती कि कहीं सार्थक की गाड़ी की हेडलाइट्स तो नहीं दिख रही। किस्मत से उसे हाईवे के पास एक ऑटो मिल गया। ड्राइवर ने एक अकेली और घबराई हुई लड़की को देखकर हैरानी जताई, लेकिन साक्षी की आंखों में ऐसी करुणा और दृढ़ता थी कि उसने बिना सवाल किए उसे रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। साक्षी ने अपने घर जाने के बजाय
अपनी एक सहेली के शहर की टिकट ली, क्योंकि वह जानती थी कि सार्थक सबसे पहले उसे उसके मायके में ही ढूंढेगा। ट्रेन में बैठते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी हथेलियां अपने पेट पर रखी और बुदबुदाई, डरो मत नन्हे, अब तुम्हारी माँ तुम्हें कभी कुछ नहीं होने देगी। अगली सुबह जब सार्थक की आंख खुली और उसने बिस्तर खाली पाया, तो उसके ऊपर फिर से वही पुराना जुनून सवार हो गया। उसने पागलों की तरह पूरा घर सर पर उठा लिया। जब उसे पता चला कि साक्षी भाग गई है, तो उसने गुस्से में अपनी ही कार के शीशे तोड़ दिए। उसने अपनी माँ की ओर देखते हुए चिल्लाकर कहा, वह मेरी है, वह मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और इस बार उसे ऐसी जगह रखूंगा जहां वह सूरज की रोशनी भी मेरी मर्जी के बिना नहीं देख पाएगी। सार्थक ने अपने प्राइवेट डिटेक्टिव को काम पर लगा दिया। उधर साक्षी अपनी सहेली के पास सुरक्षित तो थी, लेकिन उसे पता था कि सार्थक शांत नहीं बैठेगा। उसने तय किया कि वह अब छिपकर नहीं रहेगी। उसने अपनी सहेली की मदद से एक बड़े साइकोलॉजिस्ट से संपर्क किया और उन्हें सार्थक की पूरी हिस्ट्री बताई। वह जानती थी कि भागना हल नहीं है। उसे सार्थक के उस जुनून को जड़ से खत्म करना होगा, चाहे उसके लिए उसे कोई बड़ा जोखिम ही क्यों न उठाना पड़े। सार्थक का गुस्सा अब एक शांत लेकिन खतरनाक ज्वालामुखी में बदल चुका था। उसने साक्षी के मायके के बाहर अपने आदमी तैनात कर दिए थे, लेकिन जब 2 दिनों तक वहां कोई हलचल नहीं हुई, तो उसे समझ आ गया कि साक्षी ने उसे मात दे दी है। उधर साक्षी अपनी सहेली के साथ एक सुरक्षित ठिकाने पर थी, जहां उसने शहर के सबसे बड़े मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मेहरा से मुलाकात की। साक्षी ने डॉक्टर को सार्थक के बचपन के हादसे और उसकी लॉस एंजाइटी और बच्चे के प्रति उसकी नफरत के बारे में विस्तार से बताया। डॉक्टर मेहरा ने गंभीरता से कहा, साक्षी, सार्थक अपराधी नहीं है। वह एक ऐसे सदमे में कैद है जो उसे अपनों को ही दुश्मन दिखाने लगता है। उसे इलाज की जरूरत है, लेकिन वह इलाज तभी संभव है जब वह खुद अपनी मर्जी से यहाँ आए। साक्षी जानती थी कि सार्थक को यहाँ लाना मौत के कुएं में कूदने जैसा है। तभी उसे पता चला कि सार्थक ने उसके पिता को फोन करके धमकी दी है कि अगर साक्षी वापस नहीं आई तो वह उनकी दुकान और घर सब नीलाम करवा देगा। साक्षी का खून खौल उठा। उसने अब और भागने के बजाय सार्थक का सामना करने का फैसला किया। उसने सार्थक को फोन किया। जैसे ही सार्थक ने फोन उठाया, उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना थी। कहाँ हो तुम साक्षी? वापस आ जाओ, वरना तुम्हारे पापा का जो हाल होगा उसके जिम्मेदार तुम होगी। साक्षी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, सार्थक, मैं वापस आ रही हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मैं तुमसे एक ऐसी जगह मिलना चाहती हूँ जहाँ कोई तीसरा ना हो, हमारे पुराने फार्म हाउस पर, आज शाम। अगर तुम आए तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। सार्थक खुशी और पागलपन के बीच झूम उठा। वह बिना सोचे समझे फार्म हाउस की ओर निकल पड़ा। शाम के धुंधलके में जब वह वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि साक्षी एक दिए के पास खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। सार्थक भागकर उसके पास गया और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। तुमने मुझे डरा दिया था साक्षी, मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा। साक्षी ने उसे खुद से थोड़ा अलग किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सार्थक, क्या तुम मुझसे वाकई प्यार करते हो? सार्थक ने सिर हिलाया। तब साक्षी ने धीरे से कहा, तो फिर इस बच्चे को क्यों खोना चाहते हो? यह तुम्हारा अंश है। सार्थक का चेहरा फिर से बदलने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, साक्षी ने डॉक्टर मेहरा और पुलिस की टीम को इशारा कर दिया, जो झाड़ियों के पीछे छिपे थे। सार्थक को अपनी ओर आता देख पुलिस पर गुस्सा नहीं आया।
बल्कि वह फिर से उसी 7 साल के बच्चे की तरह कांपने लगा जिसने अपनी माँ को खोया था। वह जमीन पर बैठ गया और अपने सिर को पकड़कर चीखने लगा। साक्षी उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। उसने महसूस किया कि इस समय सार्थक को नफरत की नहीं बल्कि उस सुरक्षा की जरूरत है जो उसे बचपन में नहीं मिली थी। डॉक्टर मेहरा ने उसे वही एक इंजेक्शन दिया जिससे वह शांत होकर सो गया। सार्थक को पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि एक सुरक्षित रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जाया गया। साक्षी ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं इसके ठीक होने का इंतजार करूंगी ताकि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आए तो उसे एक जुनूनी शिकारी नहीं बल्कि एक प्यार करने वाला पिता मिले। साक्षी की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक नई सुबह की उम्मीद थी। सार्थक के रिहैबिलिटेशन सेंटर जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। साक्षी अब अपने ससुराल में ही रह रही थी, लेकिन इस बार वह डरी हुई बहू नहीं थी बल्कि एक मजबूत स्त्री के रूप में वहां मौजूद थी। उसने सार्थक की अलमारी से उसकी पुरानी दवाइयां और वे रिपोर्ट्स निकाली जो बरसों से धूल फांक रही थी। उसे समझ आया कि सार्थक के परिवार ने समाज के डर से उसके मर्ज को छिपाए रखा, जिससे उसकी बीमारी जुनून में बदल गई। करीब 3 महीने बीत चुके थे। साक्षी का 7वां महीना चल रहा था। उसकी सास अब उसका बहुत ख्याल रखती थी और अक्सर अपनी गलतियों पर पछताती थी। इसी बीच डॉक्टर मेहरा का फोन आया। उन्होंने बताया कि सार्थक की थेरेपी में बहुत सुधार है। वह अब अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख रहा है। साक्षी ने तय किया कि वह सार्थक से मिलने जाएगी। जब साक्षी रिहैबिलिटेशन सेंटर पहुंची तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सार्थक को एक बगीचे में चुपचाप बैठे देखा। वह पहले से काफी कमजोर लेकिन शांत लग रहा था। जैसे ही सार्थक की नजर साक्षी पर पड़ी, उसकी आंखों में पहले वाला वह खतरनाक जुनून नहीं बल्कि पश्चाताप के आंसू आ गए। वह धीरे धीरे चलकर साक्षी के पास आया और उसके पैरों के पास बैठ गया। सार्थक ने सिसकते हुए कहा, साक्षी, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? मैंने तुम्हें और हमारे बच्चे को कितना दर्द दिया। मुझे अब समझ आ रहा है कि मेरा प्यार असल में एक बीमारी थी जो तुम्हें निगल रही थी। साक्षी ने झुककर सार्थक का हाथ थाम लिया और उसे खड़ा किया। उसने सार्थक का हाथ अपने बढ़ते हुए पेट पर रखा। जैसे ही सार्थक ने अपने बच्चे की हलचल महसूस की, वह फूट फूट कर रोने लगा। यह पहली बार था जब उसे बच्चे से डर नहीं लग रहा था बल्कि एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। उसने महसूस किया कि यह नन्ही जान उससे उसकी साक्षी को छीनेगी नहीं बल्कि उनके बिखरे हुए जीवन को जोड़ देगी। डॉक्टर मेहरा ने साक्षी को बताया कि सार्थक अब घर जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसे अब भी नियमित काउंसलिंग की जरूरत है। सार्थक जब वापस घर लौटा तो उसने सबसे पहले साक्षी के माता पिता से माफी मांगी। उसने अपनी सारी संपत्ति और बिजनेस में साक्षी को बराबर का हिस्सेदार बनाया ताकि उसे कभी बेबसी महसूस न हो। समय बीतता गया और वह दिन आया जब साक्षी ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया। जब नर्स ने छोटी सी बच्ची को सार्थक की गोद में रखा तो सार्थक की आंखों में दुनिया भर का प्यार उमड़ आया। उसने अपनी बेटी के माथे को चूमा और साक्षी की ओर देखते हुए कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि खोने का डर तब खत्म हो जाता है जब हम दूसरों को आजादी के साथ प्यार करना सीख लेते हैं। सार्थक अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। वह रात की चीखें और वह पुराना डर अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और साक्षी और सार्थक ने मिलकर अपनी बेटी का नाम अवनी रखा, जिसका अर्थ है पृथ्वी जो सबको संभाल लेती है। साक्षी की अटूट हिम्मत और सार्थक के बदलाव ने साबित कर दिया
कि सच्चे प्यार और सही इलाज से सबसे गहरे जख्म भी भरे जा सकते हैं। अवनी के आने के बाद सार्थक और साक्षी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वह घर जो कभी खौफ और सन्नाटे का ठिकाना था, अब नन्ही अवनी की किलकारियों से गूंज रहा था। सार्थक अब पहले वाला जुनूनी और डरावना इंसान नहीं रह गया था। वह अपनी बेटी के हर छोटे काम में साक्षी की मदद करता। आधी रात को जब अवनी रोती तो सार्थक खुद उठकर उसे अपनी बाहों में झुलाता ताकि साक्षी अपनी नींद पूरी कर सके। सार्थक ने अब अपने काम के तरीके को भी बदल दिया था। उसने घर पर ही एक छोटा ऑफिस बना लिया था ताकि वह अपनी पत्नी और बच्ची के करीब रह सके। साक्षी को कभी कभी यकीन नहीं होता था कि यह वही सार्थक है जिसे वह कभी अपनी जान बचाकर भागी थी, लेकिन वह जानती थी कि यह बदलाव रातों रात नहीं आया था। इसके पीछे सार्थक की कड़ी मेहनत, थेरेपी और साक्षी का कभी ना खत्म होने वाला धैर्य था। एक शाम जब वे दोनों बगीचे में बैठे अवनी को खेलते हुए देख रहे थे, सार्थक ने धीरे से साक्षी का हाथ थाम लिया। उसने साक्षी की आंखों में देखते हुए कहा, साक्षी, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर तुम उस रात अपनी जान पर खेलकर मुझे डॉक्टर के पास ना ले गई होती तो आज मैं कहाँ होता। शायद मैं खुद को और तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर चुका होता। साक्षी ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर अपना सिर रखा और बोली, पुराने जख्मों को अब याद मत कीजिए सार्थक। जो बीत गया वो एक बुरा सपना था। हकीकत तो यह है कि आज हम एक साथ हैं और हमारा परिवार पूरा है। सार्थक ने अब एक नई पहल शुरू की थी। उसने उन लोगों के लिए एक संस्था खोली जो बचपन में किसी ट्रामा या मानसिक समस्या से जूझ रहे थे। वह चाहता था कि किसी और को वह सब न सहना पड़े जो उसने और साक्षी ने सहा। शादी की तीसरी सालगिरह पर सार्थक ने साक्षी को एक सरप्राइज दिया। वह उसे उसी फार्म हाउस पर ले गया जहां कभी कड़वी यादें जुड़ी थी, लेकिन इस बार वह जगह हजारों दिए और फूलों से सजी थी। वहां साक्षी के माता पिता भी मौजूद थे। सार्थक ने सबके सामने साक्षी को एक अंगूठी पहनाई और फिर से शादी का वादा किया, लेकिन इस बार यह वादा गुलामी का नहीं बल्कि बराबरी और सम्मान का था। आज साक्षी गर्व से कह सकती थी कि उसका संघर्ष रंग लाया। उसने न केवल एक टूटते हुए इंसान को संभाला बल्कि अपने लिए एक ऐसा घर बनाया जहां सिर्फ और सिर्फ प्यार का बसेरा था। उनकी कहानी अब समाज के लिए एक मिसाल बन चुकी थी कि प्यार का मतलब कब्जा नहीं बल्कि एक दूसरे को आजाद रखकर साथ निभाना है। सार्थक और साक्षी की रूह अब वाकई एक दूसरे से जुड़ चुकी थी, जिसमें अब किसी जुनून या डर की कोई जगह नहीं थी। दोस्तों, यह थी साक्षी की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।